हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी में लगे होंगे। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था बायोलॉजी इंट्रोडक्शन। आप लोग फर्स्ट वीडियो तो देख ही ले होंगे। आज हम लोग सेकंड स्टार्ट करते हैं, सेल। आज देखेंगे सेल की खोज किसने की, सेल कहाँ से आती है, कितने टाइप की होती है, इन सारी चीजों को हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेल की खोज किसने की? पहले हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि सजीव और निर्जीव क्या है। इससे रिलेटेड होकर हम सेल पर आएंगे। तो हम सजीव को सजीव को क्यों बोलते हैं और निर्जीव को निर्जीव क्यों बोलते हैं? थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो अभी आप कहेंगे कि मैम जी, जो सजीव होते हैं वो श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं, ईटीसी। लेकिन हमारे जो निर्जीव होते हैं वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो जो जनन करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, अदर चीजें जो करते हैं हमारे सजीव, वो कहाँ होती है? तो वो होती है कोशिकाओं में। यानी सजीव हमारे कोशिका से बने होते हैं और निर्जीव हमारे कोशिका से नहीं बने होते हैं। ठीक, चलिए आज स्टार्ट करते हैं कोशिका। तो कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी, जो हम लोग फर्स्ट वीडियो में देख लिए थे। ठीक, तो कोशिका विज्ञान को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के जनक कौन है? तो साइटोलॉजी के जनक कौन है? साइटोलॉजी के जनक क्या है, कौन है? तो हैं आपके रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका को सबसे पहले देखा था। ठीक, तो साइटोलॉजी के जनक आपके हैं रॉबर्ट हुक सर। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिकाओं की संरचना और कार्यों का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। और साइटोलॉजी के पिता को हम रॉबर्ट हुक को कहते हैं। कोशिका सभी सजीवों जैसे पौधों व जंतुओं की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। ये मीनिंग समझो पहले, क्योंकि जैसे ही कोई पूछता है कोशिका क्या है, आप झट से कहते हो कि कोशिका हमारी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक मूलभूत इकाई है। यानी जो संरचना बनी है वो किसकी वजह से बनी है? कोशिका की वजह से बनी है। क्रिया हम जो करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? वो कोशिका की वजह से करते हैं। यानी अगर हम कोई हमसे पूछे कि कोशिका क्या है, तो कोशिका सजीवों के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक मूलभूत इकाई है। इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज 1665 में सबसे पहले आपके रॉबर्ट हुक सर ने की थी। बट एक बात और है, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी की थी? मृत कोशिका की थी। जैसे आपका सबसे पहले रॉबर्ट हुक पूछा जाएगा, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन और बनेगा कि क्या ये कौन सी कोशिका की खोज की थी, तो आप बताओगे कि मृत कोशिका की खोज आपके रॉबर्ट हुक सर ने ही किया था। जबकि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने। और इन्होंने सबसे पहले इन्होंने बैक्टीरिया में देखे थे। किसमें देखे थे? बैक्टीरिया में लिविंग सेल देखे थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कार्क में मृत कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल को देखा और इसका वर्णन अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया। हमने पहले ही बताया कि मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। और किसमें किया था? कार्क में। ठीक, कार्क में इन्होंने देखा और इसका वर्णन किसने लिखा? तो इनका बुक था माइक्रोग्राफिया, उसमें इन्होंने क्या किया? इसका वर्णन किया। जीवित कोशिका, तो जीवित कोशिका लीवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका और मुक्त कोशिका को देखा। बैक्टीरिया, शुक्राणु की खोज की। इन्होंने बैक्टीरिया को
जो ये बारिश की बूंदें थी उसी में खोज की थी। खोज का सिद्धांत किसने दी? तो खोज का सिद्धांत, भाई खोज का सिद्धांत को अगर हम समझें तो जब ये हुआ कि हमारे सजीव किससे बने होते हैं? कोशिका से बने होते हैं। रॉबर्ट हुक ने भी देख लिया, उन्होंने बताया कि हाँ हमारे जो सजीव हैं वो कोशिका से बने हैं। लीवेनहॉक ने भी देख लिया, यही बातें हो गई। लेकिन दो वैज्ञानिक हमारे थे, स्लाइडन और शॉन, उन्होंने क्या कहा, क्या सच में सारे सजीव कोशिका से ही बने हैं? तो एक ने प्लांटों में क्या किया, खोज की, और एक किस्म के जंतुओं में। चलिए देखते हैं किसने प्लांटों में की और किसने जंतुओं में की। तो जर्मन वनस्पति विज्ञानी स्लाइडन और जर्मन जंतु वैज्ञानिक शॉन ने कोश का सिद्धांत दिया। ठीक, जब पूछा जाएगा कि कोश का सिद्धांत किसने दिया तो आप बताओगे स्लाइडन और शॉन ने। आपके स्लाइडन किसने देखे कोशिका को? उन्होंने देखे पेड़ों के अंदर देखे, और जो आपके शॉन थे उन्होंने जंतुओं में देखे। आगे बढ़ते हैं। कोशिकाओं की संख्या। तो कोशिकाओं की संख्या की अगर मैं बातें करूं तो कोशिका, मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं होती हैं। आप खुद ही देख लीजिए, वो कोशिकाएं जिन्हें हम बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख पाते हैं, उन्हीं से हमारा शरीर बना होता है, तो खरबों कोशिकाएं होंगी। ठीक, जो आकृति एवं साइज में भिन्न होती हैं। ऐसा नहीं कि जितनी भी कोशिकाएं हमारे बॉडी के अंदर हैं सब सिमिलर हैं और सिमिलर फंक्शंस करती हैं या सिमिलर साइज की होंगी, नहीं। जितने सेल से मैं बनी हूं, ये सेल्स कैसे होते हैं, इनका अलग फंक्शंस भी है और इनका अलग शेप, साइज, ये सारी है। कोई एक जैसा, हाँ कुछ एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो कोशिकाओं के भिन्न भिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय। हमने कोशिकीय के आधार पर जीवों को दो टाइप में बांटा, एक थे हमारे बहुकोशिकीय जीव और एक थे हमारे एक कोशिकीय जीव। बहु का मतलब मेनी, ठीक, बहु का मतलब मेनी यानी बहुत सारे कोशिकाओं से जिनका बॉडी बना हो उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव। ठीक, अब एक कोशिकीय जिनका मल्ली वन सेल से जिनकी बॉडी बनी हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय जीव बोलेंगे। तो एक कोशिकीय जीव, यूनी मतलब होता है एक, सेलुलर मतलब कोशिका, मैं जीव भी जिनका शरीर केवल एक कोशिका का ही बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये हमारे क्या है, ये है एक कोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव कौन से हैं? मल्टी यानी अनेक, सेलुलर कोशिका, मैं सजीव जिनके शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे उच्च पादप व जंतु। अरे आप खुद ही हैं बहुकोशिकीय जीव, आप खुद ही हैं बहुकोशिकीय जीव। या ऐसा मान लीजिए कि जितने लोग को हम नग्न आंखों से देख पाते हैं वो हमारे कैसे हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बातें करें कि कोशिका की आकृति कैसी होती है, तो कोशिका की शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग हम चार टाइप में किए हैं। एक है गोलाकार, राउंड, घनाकार, लंबी और शाखित। कितनी टाइप की होती है? चार टाइप में बातें हैं, गोलाकार, घनाकार, लंबी और शाखित। अब तक ज्ञात सूक्ष्मतम कोशिका, सबसे सूक्ष्म कोशिका की अगर मैं बातें करूं तो वो आपके स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ यानी पिलोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म अथवा माइक्रोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टोकम, ये हमारी क्या है, ये सबसे छोटी कोशिका है। और ये कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति पर्जन नहीं होती है, ये जो लगभग 0.3 माइक्रोन से लेकर 10 में होता है। अब सबसे बड़ी कोशिका लार्जेस्ट की भी बातें होंगी, तो लार्जेस्ट हमारी सबसे बड़ी है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो 6 इंच क्या होता है, जिनका व्यास 6 इंच का होता है। स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा तो बताओगे पीपीएलओ, और जब लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रिच बताओगे आप। आगे बढ़ते हैं।
कोशिका में के प्रकार, अगर मैं बातें करूं कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक हमारे होते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब पुराना और यू मतलब नहीं। चलो देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं हमें। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक को अगर मैं बताऊं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका है जिनमें केंद्रक अविकसित होते हैं। स्ट्रक्चर से समझो, ज्यादा समझ में आएगा। ये है पुरानी कोशिका। पुरानी कोशिका में क्या होती है, इनमें कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। केंद्रक ही नहीं होता, झिल्ली की क्यों बात करूंगा। चलिए ठीक, तो ये है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन बोल दीजिए। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के अंदर पाई जाती है द्रव, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, और कोशिका द्रव के अंदर क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल हमारे पड़े होते हैं। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो वैसे पड़े होते हैं, जिसे हम अनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ, इसमें हम केंद्रक को ऐसा मानते हैं कि केवल इसमें केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक पाया ही नहीं जाता। तो झिल्ली की मैं क्या बातें करूं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, इसमें कोशिका द्रव में बिखरे पड़े होते हैं, और इसमें केवल ओनली वन सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। ठीक, ओनली वन, जो जिसे हम बोलते हैं राइबो। कितनी चीजें आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर देखने को मिलती है। आओ अब इससे पढ़ लेते हैं। तो इनमें हम पढ़ चुके थे ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक अविकसित होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो इसमें केंद्रक विकसित अगर होता तो दिखाई देता है, यानी अविकसित है या अल्प विकसित है, यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है। दूसरा बोलता है इन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। जब यहाँ बताया गया केंद्रक अविकसित है तो उसमें झिल्ली की क्या मैं बातें कर लूं, भाई झिल्ली कहां से होगी। दूसरा बोलता है इस प्रकार की कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। जहां अभाव बोले समझो नहीं, क्योंकि ये अभाव केवल होता है। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या है, तो हिस्टोन प्रोटीन क्या है, जो 2.2 मीटर हम लोग के अंदर जो पाए जाते हैं डीएनए, उनको क्या करता है, उनको एक सेल के अंदर रखने का काम करता है। उन्हीं के ऊपर लिपटे होते हैं डीएनए, और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उनके अंदर क्या होते हैं, अच्छे से रखे होते हैं। लेकिन इनमें क्या है, इनमें जेनेटिक मटेरियल वैसे पड़े हैं, ना ही किसी से बाइंड है, ना ही किसी से लिपटे हुए हैं, वैसे बिखरे पड़े हैं, यानी हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट होती है। फिर बोलता है जिसके कारण इनमें क्रोमेटिन का निर्माण नहीं हो पाता, इसमें क्रोमेटिन बन ही नहीं पाते। चलिए अभी क्रोमेटिन ही बताएंगे, क्रोमेटिन क्या है। या मैं सोची कि क्रोमेटिन नहीं बताएंगे, क्रोमेटिन नहीं बताएंगे। इनमें केवल डीएनए सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में उपस्थित होते हैं। ये आपका डीएनए है और डीएनए बिखरा पड़ा होता है। इनमें सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते। इस प्रकार की कोशिका जीवाणु, विषाणु, नीलहरी शैवालों में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक समझ में आया, आगे चलते हैं। यूकैरियोटिक क्या है, तो यूकैरियोटिक के अंदर, चलिए पहले मैं फिगर बनाती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। ये है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये है कोशिका भित्ति, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। ये है सेल वॉल, और इसके अंदर जो थे, जो ये थे, ये आपकी है कोशिका झिल्ली।
कोशिका झिल्ली के अंदर होते क्या है, कोशिका झिल्ली के अंदर भरे होते हैं द्रव। इस द्रव के अंदर होते हैं, मैं देखूं तो इनके ऊपर पाई जाती है केंद्रक झिल्ली। ये मोटी सी क्या है, केंद्रक झिल्ली है। अब केंद्रक झिल्ली है और इसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग भी पाए जाते हैं। जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, गोल्जी बॉडी के साथ आपके हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए गए, लाइसोसोम पाई गई और रिक्तिका पाई गई। ये सारी चीजें पाई जाती है, यानी इनमें आपका क्या होता है, सेल वॉल में लिख देती हूँ, सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या है, इसमें पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये सारे क्या हैं, ये हैं सेल ऑर्गन्स। क्या है, सेल ऑर्गन्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोशिकांग। और ये हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और ये है न्यूक्लियस। आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देती है। और इसके अंदर क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल। अब आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देती है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका में। तो हाँ, इसमें क्या होते हैं, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका द्रव पाए जाते हैं, कोशिका द्रव के अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के ऊपर झिल्ली पाई जाती है और कोशिकांग पाए जाते हैं जो झिल्ली से आबद्ध होते हैं। लेकिन हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। तो ये है, आओ पढ़ते हैं इनको। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक सुविकसित होते हैं, यानी वेल डेवलप्ड पाया जाता है। देख लीजिए भाई, वेल डेवलप्ड है। दूसरा, इस प्रकार की कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, यानी हिस्टोन प्रोटीन क्या काम करता है, डीएनए को अपने ऊपर लपेटे रहने का काम करता है, जिससे कोशिकाओं के अंदर आपका डीएनए सुरक्षित रह सके, इतनी लंबी कोशिका डीएनए। इस प्रकार की कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। डीएनए और प्रोटीन संयुक्त होकर क्रोमोसोम्स गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। इसको समझ लीजिए। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है ऑक्टोमर, ठीक, जिनके ऊपर हमारे 2.2 मीटर डीएनए ऐसे ऐसे लिपट लिपट कर क्या बनाते हैं, ऐसे धागे जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। और यही क्रोमेटिन आगे चलकर बहुत ज्यादा संघनित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा संघनित हो जाते हैं और किसका निर्माण कर लेते हैं, क्रोमोसोम का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, आया समझ में। तो यही हमारे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इनमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। कुछ पौधों एवं जंतुओं में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ये रहा केंद्रक झिल्ली, जो ये दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका केंद्रक झिल्ली। तो इसमें सब चीजें प्रेजेंट होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं और भाई ये हमारे बेसिक भी हैं। अगर हमको ये नहीं पता चला कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल कौन है, यूकैरियोटिक सेल कौन है, इनमें डिफरेंस क्या है, क्या चीजें पाई जाती हैं, क्या इनमें एब्सेंट होती हैं, अगर नहीं जानेंगे तो कैसे सेल चैप्टर समझ में आएगा आपको। तो इसीलिए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोकैरियोटिक में हम लोग देखें तो इनमें केंद्रक पूर्ण विकसित अवस्था में नहीं होता है, लेकिन आपके यूकैरियोटिक में केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। दूसरा, इनमें केंद्रक पूर्ण विकसित अवस्था में नहीं होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली व केंद्रक नहीं पाया जाता, इनमें केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका भी पाया जाता है। केंद्रिका क्या थी, तो केंद्रिका
केंद्रक के अंदर एक गोलाकार संरचना होती है जो बिना मेम्ब्रेन के होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम केंद्रिका बोलते हैं। ओके। तीसरा बोलता है इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इसमें ओनली 1 कोशिकांग पाए जाते थे, वो भी आपके क्या थे? राइबोसोम, और राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है तथा श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। प्लाज्मा झिल्ली में क्या होते हैं? मेसोसोम तो बना लेता है, उससे श्वसन हो जाता है इनमें। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है तथा श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किया जाता है। तीसरा, इसमें 70 इस प्रकार का राइबोसोम्स पाए जाते हैं। एक कोशिकीय होते हैं और आकार में छोटी होती है। इनमें राइबोसोम 80 प्रकार के पाए जाते हैं, 80 इस प्रकार के पाए जाते हैं। और ये 2 कोशिकीय होते हैं, आकार में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोशिका के घटक और कोशिकांग क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो कोशिका के घटक, कोशिका 3 मेन घटक है जो सब कोशिकाओं में देखने को मिलती है, जिससे वो बनी ही होती है। तो वो होती है आपकी कोशिका संरचना यानी सेल बाउंड्रीज, जो बाहरी है जिससे बाउंड होती है, और दूसरी होती है कोशिका द्रव, जिसके अंदर लिक्विड फॉर्म में भरी होती है। उसके बाद होते हैं केंद्रक। ठीक, चलिए देखते हैं। तो ये है आपके, मैं अच्छे से आपको समझा देती हूँ। अब देखिए, ये आपकी बाउंड्रीज हो गई, ये हो गया। अब बी क्या बताया है? बी आपका बताया है कोशिका द्रव, और सी आपका क्या बताया है? केंद्रक। ओके। कोशिकांग क्या है? कोशिकांग जो इनके अंदर ये गोल्गी का है, आपका गोल्गी का। उसके बाद इसमें आपको देखने को मिलेंगे ये है ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया आपकी है, ये आपकी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस जिसे हम केंद्रिका बोलते हैं, केंद्रक के अंदर होती है। ये आपका केंद्रक है, ये है आपका केंद्रक झिल्ली, और उसके बाद आपका और सब ये सब भाई लाइसोसोम वगैरह है। ठीक, और अब इधर देखते हैं, ये तारका है, और देखते हैं। तो एक कोशिका के विभिन्न घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के प्रत्येक अंग का एक विशिष्ट कार्य होता है, ये आदि कोशिकांग के उदाहरण। तो कोशिकांग का मतलब क्या है? आपके पास अंग है, जैसे अभी आप कहोगे कि हम अंगों से, भाई सब अंग से मिलकर बना, अंग से मिल मिलकर शरीर बना है। तो आपके हाथ एक अलग अंग है, आपके अमाशय, अग्नाशय, यकृत, ये सारे अलग अलग अंग है। आंख आपका अलग अंग है, यानी अगर बॉडी के कोई भी अंग खराब हो जाते तो हम दूसरा अंग लगा देते। ऐसे सब करके जैसे हमारे पास अंग पाई जाती है, ऐसे हमारे कोशिका के पास क्या पाई जाती है? अंग पाई जाती है, यानी कोशिकांग। कोशिका के अंग कोशिकांग, और ये किनमें पाई जाती है? तो ये आपके यूकेरियोटिक में पाई जाती है। ठीक, तो इसका कोशिकांग, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लवक, ईटीसी, अभी बहुत सारे हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए एक एक को अच्छे से पढ़ते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है, यानी कोशिका की क्या है? झिल्ली। तो चयनात्मक रूप से पारिगम केवल चयनित पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर जाने देती है, आघातों से कोशिका की रक्षा करती है। कौन? कोशिका झिल्ली। तो ये कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड से, फास्फोलिपिड और प्रोटीन से। किससे? फास्फोलिपिड और प्रोटीन से। ठीक, आप फास्फोलिपिड भी बोल सकते हो। प्लस प्रोटीन से क्या होती है? बनी होती है। ये आपकी क्या है? ये सिरा है,
और ये क्या है, ये पुच्छ है। और बीच बीच में क्या है, तो बीच बीच में क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन धसे होते हैं। और चयनित का मतलब क्या है, ये चयन करती है किन किन पदार्थों को हमारी कोशिका को जरूरत है, किनको अंदर आने देना है और किनको अंदर नहीं आने देना। तो यानी आपसे जब कोई पूछे कि कोशिका झिल्ली क्या है, तो कोशिका झिल्ली कोशिका के ऊपर या कोशिका को क्या करती है, बाउंड करने का काम करती है। और ये कैसी होती है, चयनात्मक पारीगम होती है। बनी किसे होती है, तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और ये दो स्तरीय होती है, ऊपर से और नीचे से ऐसे करके बनी होती है। एक ये हो गई और एक ये हो गई, यानी दोहरी झिल्ली होती है। कोशिका द्रव क्या है, तो कोशिका द्रव का वह भाग जो केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कोशिका के अंदर कोशिका द्रव, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। उसे कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव में विभिन्न अंगक पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सब कोशिका द्रव के अंदर ही तो पाए जाते थे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, क्या काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, बेलनाकार द्विस्तरीय होता है। तो देखते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस बोलते हैं। जब हम नाचते गाते खाते पीते दौड़ते हो, यह ऊर्जा कहाँ से आती है, तो यह ऊर्जा देती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने का काम करती है, एटीपी यही बनवाती है। आओ पढ़ते हैं। यह दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है। जो बाहरी झिल्ली होती है कैसी होती है, छिद्रित होती है। और अंदर की झिल्ली फोल्डेड होती है, ये अंदर की तरफ क्या होती है, मुड़ी होती है। तो बाहर की झिल्ली छिद्रित होती है, अंदर की झिल्ली कैसी होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलयित होती है। ये रही, ये है अंदर की झिल्ली। ये वाले एटीपी बनाने वाले रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। एटीपी आपका एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी यहाँ आपके कितने फास्फोरस लग रहे हैं, तो आपके 3 फास्फेट लग रहे हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोशिका की ऊर्जा है, अगर तो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया ना पाई जाए तो क्या होगा, आपके पास ऊर्जा ही कहां से आएगी। तो ऊर्जा देने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। यही एटीपी का निर्माण करवाता है, शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य करने, यांत्रिक मतलब दौड़ने नाचने कूदने या जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता जितने पड़ती है उनका काम ये क्या करवाती है, उनके लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना स्वयं का डीएनए एवं राइबोसोम होता है। ये ऐसा अंगक है जिनके पास स्वयं क्या होता है, स्वयं का डीएनए होता है और स्वयं का क्या होता है, राइबोसोम होता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपने लिए कुछ प्रोटीन स्वयं बना लेती है। क्या काम करती है, अपने लिए अपनी जीवन चलाने के लिए ये प्रोटीन स्वयं बना लेती है। कोशिकांग के बारे में, तो दूसरा कोशिकांग हमारा क्या है, अंतःपरद्रव्य जालिका। क्या है, अंतःपरद्रव्य जालिका। ठीक, इसको कोई कलर ही नहीं किया, अंतःपरद्रव्य जालिका। अंतःपरद्रव्य जालिका को अगर हम पढ़ें तो ये काम क्या करती है, तो यह कोशिका के अंदर ये है, यह आपके अंतःपरद्रव्य जालिका है। यह कोशिका द्रव में स्थित चपटी आपस में जुड़ी झिल्ली युक्त नालिकावत जालिका तंत्र होती है। और ये किससे, ये केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक विस्तृत फैली होती है। ये यहाँ केंद्रक से चिपकी हुई है और केंद्रक से लेकर कोशिका झिल्ली तक ये जाती है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके खुरदरी और एक होते हैं चिकनी, जिसे हम रफ, आपकी खुरदरी को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, ठीक। और चिकनी को हम क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। ओके,
खुरदरी अंतःपरद्रव्य जलिका को आगे देखते हैं। तो खुरदरी अंतःपरद्रव्य जलिका खुरदरी क्यों होती है? क्योंकि इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम। क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम। और राइबोसोम क्या काम करते हैं? राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ये रहा आपका राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर पाया जाता है आरएनए, और आरएनए क्या करवाता है? प्रोटीन बनवाता है। तो आपका इसमें पाया ये काम क्या करवाता है? प्रोटीन बनवाता है। ये खुरदरी अंतःपरद्रव्य जलिका बाहरी सतह पर चिपके हुए होते हैं आपके राइबोसोम, जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्त्रावण में सक्रिय भाग लेती हैं। इनमें खुरदरी अंतःपरद्रव्य जलिका बहुतायत से मिलती है। ये काफी फैली हुई केंद्रक के बाह्य झिल्ली तक फैली होती है। समझ में आ गया? लेकिन चिकनी क्या होती है? तो चिकनी आपकी, चिकनी के ऊपर आपको पता है कि वो चिकना होगा और चिकनी चीजें भी बनाएगा। अगर वो चिकना होगा, चिकनी चीजें भी बनाएगा। तो इसके ऊपर क्या होते हैं? इनकी सतह पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये जंतुओं में लिपिड संश्लेषण के लिए मुख्य स्थल होता है। चिकनी होती है, चिकनी चीजें बनाती है, लिपिड बनाने का काम करती है। अंतःपरद्रव्य जलिका कोशिका की आंतरिक परिवहन प्रणाली होती है। यह अपने अंदर निर्मित प्रोटीन, वसा तथा स्टेरॉइड आदि को कोशिका के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, पहुंचाने का कार्य करती है। इसके द्वारा केंद्रक से आनुवंशिक पदार्थ को भी कोशिका द्रव्य में लाया जाता है। किसके द्वारा? तो आपके एंडोप्लाज्मिक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं गोल्गी काय। गोल्गी काय क्या है? तो ये भी चिपटी डिस्क जैसी स्ट्रक्चर है। तो यह बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी होती है। कुंड क्या है? तो जो ये आपको चपटी ऐसे ऐसे करके दिखाई दे रही है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसे हम कुंड बोल देते हैं। तो ये किससे? चपटी डिस्क के जैसी संरचना होती है और कुंडों से मिलकर बनी होती है। और ये काम क्या करती है? तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने की थी। अंतःपरद्रव्य जलिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्गी काय में पैक किए जाते हैं, यानी ये डिलीवर करने का काम करता है। पैक करके इनको दिया जाता है और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। डिलीवरी बॉय बन गया। तो डिलीवरी बॉय कौन बना? आपका पार्सल वाला बना है आपका गोल्गी काय। जितने चीजें ये बनाती है आपकी अंतःपरद्रव्य जलिका, इसमें पैक करती है और ये सारी तरफ फैलाने का काम करती है। इधर भेजना, उधर भेजना। ये स्थान गोल्गी काय ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल है। आपसे कोई पूछे कि ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ बनता है? तो ग्लाइकोप्रोटीन गोल्गी काय बनाता है। ग्लाइकोलिपिड कहाँ होता है? तो ग्लाइकोलिपिड आपके गोल्गी काय के अंदर बनता है। आते हैं लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम बड़ा खतरनाक चीज है। इसके पास पाए जाते हैं एंजाइम। जैसे बैक्टीरिया वगैरह कुछ आते हैं कोशिका के अंदर, ये उसको सफाचट करने में लग जाता है। कोई कोशिका अगर टूटी फूटी तो ये उसको खत्म करता है। और पढ़ लेते हैं। लाइसोसोम आपकी ऐसे होती है। इसके अंदर भरे होते हैं पाचक एंजाइम, जो क्या काम करती है? पाचन कर देती है। कोई बैक्टीरिया आया उसको पाचित कर दी, कोई कोशिका टूटी उसको पाचित कर दी। यानी ये केवल पाचन करती है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? एंजाइम। तो लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को क्या करती है? साफ करती है। क्लीनर का काम है। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जिससे वह छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और उसे क्या कर देता है? पाचित कर देता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं, जो जटिल पाचक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। कितनी अच्छी काम करती है ये। कोई अपशिष्ट पदार्थ है, ये भाई एकदम साफ करने का काम करती है, एकदम चकाचक कोशिका को रखती है। आगे बढ़ते हैं। कोशिकीय चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म जब आपकी अपचय और उपचय होती है में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, उसको भी खत्म करती है। कितनी समझदार है। तो लाइसोसोम फट जाती है और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। बच के रहियो, अगर थोड़ा भाई इधर उधर किए तो तुरंत फटेगी और सबको पाचित कर लेगी। ये ऐसी होती है। यानी
कोशिकाओं के अंदर जितने टूटे फूटे या अपशिष्ट पदार्थ है या बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उनको पाचित करने का काम कौन करती है? तो आपकी लाइसोसोम करती है। इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन क्या बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि आत्मघाती थैली हम किन्हें बोलते हैं? तो कोशिका के आत्मघाती थैली को हम लाइसोसोम को बोलते हैं। और लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे पाचक एंजाइम होते हैं जो काम क्या करते हैं कि कोशिका को साफ रखने का काम करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को पाचित करते हैं। रसधानियां या रसधानियां क्या है? तो रसधानियां ठोस तथा तरल पदार्थों की संग्राहक थैली होती है। ये पादपों में बहुत बड़ी पाई जाती है, 90% यही इस जगह लिए होती है कोशिका का। जंतु कोशिकाओं में ये रसधानी छोटी होती है। कैसी होती है? छोटी छोटी होती है। उसके बाद जबकि पादप कोशिकाओं में ये बहुत बड़ी होती है। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय राजधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% होता है। यानी जान लो ये कोशिका है प्लांटोका में बना रही है। ऊपर कोशिका भित्ति, क्योंकि भाई कोशिका भित्ति तो इनकी एक क्वालिटी ही है। केंद्र के बगल में खूब बड़ा सा होता है और बाकी अदर चीजें पाई जाती है। ओके, तो ये पादपों में बहुत बड़ी पाई जाती है, जंतुओं में छोटी छोटी होती है। राजधानी एकल झिल्ली होती, कैसी होती है? एकल झिल्ली होती है, एकल झिल्ली से आवृत होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। ये कैसी होती है? एकल झिल्ली, जिसे हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं? ये क्वेश्चंस बन सकता है, ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए और जहां दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछिएगा। पादप कोशिकाओं की राजधानियों में कोशिका द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? कोशिका द्रव भरा होता है। और ये कोशिकाओं को स्पीड तथा कठोरता प्रदान करता है, यानी कोशिकाओं को क्या रखता है? अच्छे से कठोर बनाए रखता है। आगे बढ़ते हैं। ये सभी, अच्छा लवक आ गया आपका। अब कौन सा आ गया है? लवक। लवक क्या काम करता है? ये किसमें पाई जाती है? तो लवक प्लांटों में पाई जाती है। ये कितने टाइप की होती हैं? तो अगर मैं बातें करूं तो ये आपकी होती हैं, इसमें तो 2 टाइप के बताए गए हैं लेकिन होते हैं आपके, ठीक। तो ये कितने प्रकार की होती है? लवक आपकी 2 प्रकार की होती है। ये किसमें पाई जाती है? तो ये वही किसमें पाई जाती है? प्लांटों में पाई जाती है। आपसे कुछ चीजें पूछ ली जाएंगे कि जंतु कोशिका और प्लांट कोशिका में डिफरेंस क्या है? ऐसी कौन सी कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में प्रेजेंट नहीं होती है? तो आपके हैं प्लास्टिड, जो लवक हैं ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद कोशिका भित्ति जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाई जाती है, ठीक। ये राजधानियां भी है, ये जंतु कोशिका के अंदर बहुत छोटी छोटी पाई जाती है, इतनी बड़ी भी नहीं पाई जाती है। तो ये 3 आपकी क्या है? जंतु कोशिका और पादप कोशिका को अलग करती है। चलिए लवक के बारे में देख लेते हैं। तो लवक ये सभी पादप कोशिकाएं एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में पाई जाती है। यूग्लिना क्या काम करती है? ये जंतु और पादप दोनों के गुण दर्शाती है। ये परपोषी और स्वपोषी दोनों होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह लवक में भी अपना खुद का क्या होता है? डीएनए होता है तथा खुद का राइबोसोम्स होता है, जैसे हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर थे। इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णन मिलते हैं और इन वर्णकों के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई देते हैं। जो आप लाल गुलाब देखकर दौड़े चले जाते हो वो किनके कारण होती है? इन्हीं लोगों के कारण होती है। जो नीला पीला हरा गुलाबी ये सारी कलर देखकर यूं पिक लेना वो पिक लेना, यानी जितनी सारी, अगर मैं कलर की बातें करूं तो कौन देता है? प्लास्टिक भी देता है प्लांटों के अंदर। और विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर 2 टाइप्स में बांटे हैं, एक हमारा आवर्डी लवक और एक है वर्णी लवक। आवर्डी, अब जहां वर्ड का मतलब क्या होता है? रंग। वर्ड का मतलब क्या होता है? रंग। तो आवर्ड का मतलब वो रंगीन ही होगा, ठीक। चलिए आवर्डी को देख लेते हैं। तो आवर्डी हमारी लवक पादपों में श्वेत या रंगहीन देखने के लिए उत्तरदायी होती है। ये पादपों के ऐसे भाग में पाए जाते हैं जहां तक सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जैसे भूमिगत तना, शकरकंद वगैरह, और फिर जमीकंद है, आलू है, ये सब। जड़ आवर्णी लवक में तेल, स्टार्च, प्रोटीन, खाद्य पदार्थ संचित रखने का काम करता है। यानी ये काम क्या करता है?
ये भोजन निर्माण करता है। आवड़ी लवक रंगहीन होता है और ये भोजन निर्माण करने में लगा होता है। ओके, वड़ी लवक की तरफ चलो। वड़ी लवक हमारी कैसी होती है? ये कलरफुल होती है। कैसी होती है? कलरफुल, यानी जो आपके पत्तियों, फूलों या इन सबको कलर देने का काम करता है, ये आपके कौन देते हैं? वड़ी लवक देते हैं। क्रोमोप्लास्ट आपका होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट फूलों, फलों इन सबको रंग देने का काम होता है। और आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, वो केवल क्या काम करता है? आपके वड़ी लवक को मैं बता रही हूँ। ओके, वड़ी लवक टू टाइप, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्रोमो फूल, फल इन सबको कलर देता है, लेकिन आपके क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाए जाते हैं, पत्तियों और तनों में, जो ग्रीन कलर के होते हैं, प्रकाश संश्लेषण में बहुत उपयोगी होते हैं। ओके, देखते हैं। तो वड़ी लवक, इसके द्वारा पादप के सभी रंगों का निर्धारण किया जाता है। ये पादप के फूल, फल तथा बीज आदि के भागों में पाए जाते हैं। ये है आपका क्या है? ये मीजो को, ये आपकी पत्तियां, हाँ ये पत्ती है। पत्तियों को जब हम कट करते हैं तो उसके अंदर पाई जाती है मीजोफिल। ठीक, मीजोफिल पाई जाती है। अब ये ऊपरी सतह हो गई, ये निचली सतह हो गई, और ये है रंध्र। ये क्या है? रंध्र। ये पत्ती, पत्ती को ऐसे देखिए, अब पत्ती को कट किया गया तो उसके ऊपरी परत को और निचली परत को, बीच में इसकी कोशिकाएं भी तो होंगी भाई, कोशिकाएं होंगी, उत्तक होंगी, तो उन्हीं संरचना को दिखाया गया है। तो ऊपरी ये परत हो गई, ये निचली, और निचली परत में सबको पता है कि रंध्र पाया जाता है, और रंध्रों से ही तो गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो ये रंध्र हो गई। और ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी है खम्भ कोशिका, जो मीजोफिल सेल है, कंटेंट क्लोरोप्लास्ट। इनमें क्या होती है? इनमें क्लोरोप्लास्ट भर भर के होती है। ये सूरज की रोशनी को क्या करती है? अवशोषित करती है और प्रकाश संश्लेषण करती है। ये आपके जाइलम, फ्लोएम, बंडल शीथ, ये सारी हैं। फिर आपके मीजोसेल्स पाई जाती है, कंटेंट क्लोरोप्लास्ट, और उसके बाद ये दिखाया गया है, तो ये है थैलोकाइट। और ये आपके इनर मेम्ब्रेन, ये सारी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगर विभिन्न फलों एवं सब्जियों में पाए जाने वाले वर्णक की बातें करो तो गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? याद कर लीजिएगा, बहुत उपयोगी है। ठीक, तो गाजर का नारंगी रंग किसके कारण? कैरोटीन के कारण। टमाटर का लाल रंग लेकोपिन के कारण। जो लाल लाल टमाटर देखते हो ना, वो कलर कहाँ से आती है? कौन सी कलर के कारण होता है? कौन सा वर्णक पाया जाता है? लाइकोपिन पाया जाता है। मिर्ची का लाल रंग कैप्सिन के कारण। हल्दी का पीला रंग कुरक्यूमिन के कारण। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं सुनूंगी जरूर, याद सब कर लेना। गाजर का लाल रंग लाइकोपिन, गाजर का बैंगनी रंग एंथोसाइनिन, गाजर का नारंगी रंग बीटा कैरोटीन, और प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन। याद कर लीजिएगा सब, मैं बता दे रही हूँ। वड़ी लवक का वह हिस्सा जिसमें पड़हरित यानी क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, हरित लवक कहलाते हैं। ओके, और ये किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके, मैं यही फिगर उगर बना दे रही हूँ, आगे की चीजें आगे समझाऊंगी। ये पत्तियों में ही आपके क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे करके खूब अच्छे से। और इसके अंदर क्या होती है? मेजोफिल, जो अभी मैं दिखाई वो कोशिकाएं होती हैं, और उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें क्लोरोफिल होती है। इधर से सूरज की रोशनी आती है, हंसते खिलखिलाते सन, और सूरज की रोशनी इसमें पड़ती है, और ये काम क्या करता है? ये प्रकाश संश्लेषण करता है, भोजन बनाता है, और भोजन सारे पादपों को देता है। आगे बढ़ते हैं तो समझाते हैं अच्छे से, बने रहिए। हरित लवक, इसमें पड़हरित वर्णक पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जो पौधों के हरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। पत्ती का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण। पड़हरित में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। हरित लवक में पड़हरित यानी क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीन, जेंटोफिल नामक के वर्णक पाए जाते हैं। जेंटोफिल वगैरह क्या काम करते हैं? ये भी प्रकाश संश्लेषण या कलर देने में काम करते हैं। हरित लवक का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे के लिए भोजन का निर्माण करना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जो पौधों का भोजन बनाती है। भोजन निर्माण करने के लिए हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है।
यानी आपसे कोई पूछे पौधों का रसोई घर क्या है, तो पौधों का रसोई घर पत्ती है। पत्ती क्यों है? क्योंकि पत्ती में वो प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या काम करते हैं? तो क्लोरोफिल काम करते हैं सूरज की रोशनी को अवशोषित करते हैं, भोजन बनाते हैं, और ये भोजन बनाते हैं इसलिए हम इनको किचन बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे के हरे भाग सूर्य के प्रकाश ऊर्जा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से जल छोड़ लेते हैं। और समझा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये है प्लांट, ओके। इसमें प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, सारी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट है, CHL क्लोरोप्लास्ट है। ऊपर है आपके सूरज, ऊपर क्या है? ऊपर है सूरज, हंसता खिलखिलाता सूरज। सूरज रोशनी दिया। इसके बाद आपका मैं क्या बना दूं? वायुमंडल। वायुमंडल से क्या मिलेगा? अभी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड इनको मिला। इसके बाद ये है इनकी जड़ें, ये इनकी क्या है? ये तो उसी कलर का होगा। ये है इनकी जड़ें, और नीचे क्या है? मिट्टी है, बहुत सारी मिट्टी है। हम जब पानी डालते हैं तो क्या उसके सिरे में डालते हैं या जड़ में डालते हैं? तो पौधों के हम जड़ में क्या डालते हैं? पानी। इसमें क्या है? मिट्टी में पाए जाते हैं जल, और क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स। ये सब इन्हीं रूट के थ्रू खींचे जाते हैं और ऐसे ऐसे करके ये पत्तियों तक आते हैं। यानी क्या क्या चीजें मिली? तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल और मिनरल, फिर प्रकाश, ये सारी चीजें मिलकर किसका निर्माण करती हैं? भोजन का निर्माण करती है। और भोजन में क्या बनता है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज लास्ट में क्या बन जाता है? स्टार्च, और स्टार्च के रूप में ही पौधे अपने भोजन को संचित करते हैं। आगे समझ में? कहीं कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है, और इसमें क्या होते हैं? इसी प्रक्रिया के द्वारा, एक बार और समझो, और इसी प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन आपका क्या होता है? बाहर निकलता है, O2। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और उस ऑक्सीजन को कौन लेता है? हम लोग पेड़ के नीचे ही तो बैठते हैं, तो ऑक्सीजन हम ही लोग तो लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कौन छोड़ता है? हम लोग तो छोड़ते हैं। ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है। इसमें कितने? 6 CO2 यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, 12 जल के अणु, और उसके बाद ये थोड़ा सा मामला इसका गया है गड़बड़ा, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त होती है। इसकी भीतरी झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है, और इसके अंदर जो आपकी हरित लवक होती है, ये दोहरी झिल्ली हरित लवक में जो ऐसे दिखाई थी आपको, ठीक, यही आपकी हरित लवक थी, और ये दोहरी झिल्ली से ढकी होती है, जैसे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से होती है, और ये अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। इसके अंतर झिल्ली से घिरे हुए भीतरी के स्थान को पीठिका या स्ट्रोमा बोलते हैं। जो इसके अंतर भित्ति से भीतर के स्थान को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में चपटे डिस्क के आकार थैली जैसी संरचना संगठित होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? थैलोकाइड। ये इसका एरिया है, और इसी में क्या होते हैं? इसी में पाए जाते हैं ऐसे डिस्क के आकार के चपटी बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? थैलोकाइड। क्या बोलते हैं? थैलोकाइड बोलते हैं। और इन्हीं थैलोकाइड सिक्कों के चट्टे की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे हम ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं। जब एक मिले, जैसे एक, तो इसे हम क्या बोलते हैं? थैलोकाइड। ठीक। लेकिन जब ये एक झुंड के रूप में मिले, तब इसे हम क्या बोलेंगे? ग्रेना या ग्रेना। ठीक है बाबू। चपटी झिल्ली नुमा नालिका जो ग्रेना के विभिन्न थैलोकाइड को जोड़ती हैं, उन्हें पीठिका पटलिका कहते हैं। पीठिका पटलिका हम इनको बोलते हैं। जो एक ग्रेना से दूसरे ग्रेना को जोड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पीठिका पटलिका। यही है आपका पीठिका
और पटेल का। ओके, आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम क्या है, आओ देख लो, बड़ा जलवा है भाई राइबोसोम्स का। तो राइबोसोम दो प्रकार के होता है, एक 70S और एक 80S। ठीक, सर 80S किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक में। किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक है भाई। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में पाई जाती है 80S, और 70S प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक के अंदर पाई जाती है। ठीक, ये होती है आपकी 60S और ये होती है 40S। ये होती है आपकी 30S और ये होती है 50S। तो कहोगे कि मैम जी क्या हुआ है, आप पगला गई हैं, कैसे हमको बता रही हैं कि 40 और 80 जुड़ के तो आपके 100 हो गए, 30 और 50 जुड़ के 80 हो गए। तो ये ऐसा है कि इसको हम किसके द्वारा, अवसाधन के टाइप से हम इसका पता लगाते हैं। इसको एस क्या है, तो श्वेटबर्ग नियतांक है। क्या है, श्वेटबर्ग नियतांक। तो इसी के नाम से श्वेटबर्ग नियतांक के नाम से इनको हम 80S और इसको 70S दिए हैं। 80S यूकैरियोटिक में पाई जाती है, 70S प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है। तो राइबोसोम की खोज जॉर्ज पेलेडे ने की थी। यह प्रोटीन व राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल आरएनए से निर्मित झिल्ली रहित संरचना होती है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, वो इसके अंदर पाया जाता है आरएनए। आरएनए हमारी बॉडी में या जंतुओं की बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आरएनए है, क्योंकि आरएनए हमारे 3 टाइप के होते हैं, MRT। सबसे ज्यादा आर पाया जाता है, क्यों, क्योंकि आर प्रोटीन बनवाता है। यह मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम या तो अंतःद्रव्यी जालिकाओं पर चिपके हुए होते हैं या फिर अकेले अथवा गुच्छों के रूप में कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, बिखरे होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स 80S व प्रोकैरियोटिक 70S प्रकार के होते हैं। तारककाय क्या काम करता है, तारककाय कहाँ पाया जाता है, तो तारककाय ये है क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स के पास बंडल के रूप में पाया जाता है ऐसे। और ये काम क्या करवाते हैं, ये कोशिका विभाजन में काम करते हैं। ये काम क्या करते हैं, ये कोशिका विभाजन में काम करते हैं। और देख लेते हैं, यह एक झिल्ली रहित कोशिकांग है। कैसा है, झिल्ली रहित कोशिकांग है। यह मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में। यह बेलनाकार संरचना वाले 2 तारक केंद्रों से मिलकर बना होता है। ये रहा उसका फिगर, यह है आपका तारक केंद्र। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कोशिका विभाजन आ गया। तो पैतृक कोशिका से संतति कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन क्या है, वो विभाजन का मतलब होता है कि एक कोशिका से 2 कोशिकाओं में बट जाना। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। यह आपकी कोशिका है, तो एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाना, ये कोशिका विभाजन कहलाती है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम बिरचो ने 1855 ईस्वी में देखा था। ये आपकी थोड़ी सी पुरानी हेडिंगों से रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा जाइए पीछे चलिए, ले चलते हैं। हम लोग पढ़े थे कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत हमारे 2 वैज्ञानिकों ने दिया था, एक स्लाइडन थे और एक स्वान ने दिया था। स्लाइडन ने भारत में दिया था, और किस सन में दिया था, 1838। किसमें दिया था, 1838। समझ लीजिए, ये बहुत अच्छा चीज है, थोड़ा सा समझो तभी समझ में आएगा। क्या होगा, स्लाइडर, स्लाइडर
1838 में। किसमें देखे थे? पादप में देखे थे। फिर आपके श्वान आए थे, जंतु में श्वान। कोशिका को देखे थे 1839 में। उसके बाद इनसे जब लोगों ने पूछा कि भाई तुम दोनों ने तो, एक ने जंतु कोशिका में, एक ने पादप कोशिका में, दोनों में तो क्या कर ली? खोज कर ली, लेकिन आखिर यह होता है ये कोशिका आती कहाँ से है? तब क्या हुआ? ये बेचारे फंस गए, ये बता नहीं पाए कि आखिर ये कोशिका आती कहाँ से है। तब किसने एंट्री ली थी? तब आपके एंट्री लिए थे रोडोल्फ विर्चो। 1855 में, जिनकी बातें यहाँ लिखी है। और इन्होंने ही बताया था कि ये कहां से आती है? तो पूर्ववर्ती कोशिका से नववर्ती कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका का निर्माण होता है, यानी अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे तो ओमनी सेलुला ई सेलुलाई, ये किसने दिया था? ये आपके रोडोल्फ विर्चो ने ही दिया था कि पुरानी कोशिका क्या होती हैं? विभाजित होती हैं, उसके बाद क्या आती है? हमारी नई कोशिकाएं आती हैं। ओके, तो कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने बताया था? विर्चो ने ही बताया था। सभी जीवों में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया इनके संपूर्ण जीवन काल तक चलती रहती है। विभाजन के दौरान कोशिका विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरती है। वो अवस्थाएं कौन सा है? आगे देखेंगे। इन सभी अवस्थाओं के समय के रूप को कोशिका चक्र कहते हैं। यानी कोशिका चक्र क्या है? यानी सेल साइकिल। तो कोशिका आपकी बढ़ती है, फिर बड़ी होती है, फिर परिपक्व होती है, परिपक्व होने के बाद फिर बढ़ती है, यानी बनने से लेकर विभाजन तक की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कोशिका चक्र बोलते हैं। कोशिका विभाजन हमारी 3 टाइप की होती है, एक असूत्री कोशिका विभाजन, एक समसूत्री कोशिका विभाजन, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। चलिए देखते हैं ये क्या है। तो असूत्री कोशिका विभाजन एमिटियोसिस, इस प्रकार का कोशिका विभाजन जीवाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, शैवालों में देखने को मिलती है। इनमें केंद्रक लंबा होकर 2 भागों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। इनका सबसे सिंपल फंडा है। इसके प्रत्येक भाग में एकल संथित केंद्र पहुंचता है। समसूत्री क्या है? तो समसूत्री कोशिका विभाजन आपका है क्या? तो सम का मतलब समान, यानी कोशिका समान रूप में ही बढ़ जाए। जैसे आपका 2n है, ये बढ़कर क्या बन जाए? इधर देखो 2n है, ये फिर 2n में ही बन जाए। ये आपका समसूत्री हो गया, समान है। तो इस कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को सर्वप्रथम जंतु कोशिका में वाल्थेर फ्लेमिंग ने देखा था। किसने देखा था? वाल्थेर फ्लेमिंग ने देखा। इसे मियोसिस नाम दिया, यानी मियोसिस नाम किसने दिया? तो वाल्थेर ने ही दिया था। इस प्रकार का विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं को बनाता है। यानी हमारे अंदर 2 टाइप्स के सेल पाए जाते हैं, एक कायिक सेल पाए जाते हैं और एक कौन से पाए जाते हैं? एक लिंगी सेल पाए जाते हैं। यानी एक पूरी बॉडी को बनाती है, ठीक, और एक लैंगिक अंगों को बनाती है, यानी युग्मक वगैरह बनाती है। अभी समझाऊंगी। तो इस प्रकार का विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं को बनाता है। समसूत्री विभाजन के विभिन्न चरण होते हैं: अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। ये कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की होती है। आपका अंतावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था और पश्चावस्था, अंतावस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस विभाजन में एकल जनक कोशिका से 2 संतति कोशिका का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। यानी अगर कोई कोशिका 2n है, हम उसको जनक ही बोलेंगे। भाई उसको क्या बोलेंगे? उसको जनक ही बोलेंगे। अभी विभाजन करेगी तो 2n ही करेगी, यानी इसके जनक और पुत्री दोनों कैसे हैं? सेम ही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम समसूत्री ही तो बोलेंगे। अर्धसूत्री क्या? अर्ध का मतलब ही आधा। अर्ध का मतलब क्या है? आधा। पहले ही सिंपल ही समझ लो। तो देखो ये क्या है? 2n,
इसका अगर मैं विभाजन करूंगी तो ये एन एन यानी आधा आधा होंगे। ये जनक से जनक क्या होगा, आधा हो जाएगा, ठीक, आधे आधे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी खोज सर्वप्रथम बीजमान ने किया था। किसने किया था? बीजमान ने। इसका बी अध्ययन स्टार्स बर्गर द्वारा किया गया था। इस प्रकार के विभाजन को फार्मर तथा मोरे ने मियोसिस नाम दिया। वो आपका क्या था, वो इसको नाम क्या दिया, मियोसिस नाम दिया। किसने? फार्मर तथा मोरे ने इसको नाम क्या दिया, मियोसिस नाम दिया। इस प्रकार का कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में ही देखने को मिलता है। समसूत्री पूछेंगे तो काय कोशिका में, अर्धसूत्री पूछेंगे तो जनन कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन में मात्र कोशिका 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। परिणाम स्वरूप संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की तुलना में आधी रह जाती है, दिखा दिए। इसलिए इसे हम न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहते हैं। न्यूनकारी कोशिका विभाजन हम किन्हें कहते हैं? तो अर्धसूत्री को हम क्या बोलते हैं? न्यूनकारी कोशिका विभाजन कहते हैं। देख लीजिए, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा प्राणियों में शुक्राणु और अंडाणु बनने की प्रक्रिया होती है। एन एन रहेंगे, जब एन और एन रहेंगे तभी तो मिलके आपके 2n बनाएंगे, तभी तो आगे जाइगोट बनेगा भाई, तभी तो जाइगोट बनेगा। तो आपके जो लिंगी कोशिका होती हैं वो आपकी कैसी होती है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनती है। कोशिकाओं में नर मादा युग्मक का निर्माण किसके द्वारा? तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। युग्मक के माध्यम से आवृत कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर देख लीजिए। समसूत्री विभाजन क्या है, अर्धसूत्री विभाजन क्या है? चलिए अर्धसूत्री में हम क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यानी अगर कोई पूछे कि कायिक कोशिका हमारी कैसी होती है, डिप्लेट होती है यानी 2n होती है, इसमें क्यों? क्योंकि समसूत्री से बनी होती है। पाया यह विभाजन जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। भाई रुकिए, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है और यह विभाजन आपकी जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। ये यहाँ का उठाकर इसमें कर दिया है। हमारे भाई जो ये हैं कंप्यूटर वाले भैया, वो भी कमाल के ही हैं। चलिए एक मिनट, मैं इसको खत्म ही कर देती हूँ। इस दुख दर्द को मैं खत्म कर देती हूँ। बनाने वाले सही से ना बना पाए तो क्या भी गलत। ठीक, अब चलिए तो समसूत्री विभाजन क्या होता है? यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन में आपकी लैंगिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये किसमें होता है? ये लैंगिक में होता है। और दूसरा, संतति कोशिका में मात्र कोशिका जैसे गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं पाई जाती है। किसमें? आपके समसूत्री में। लेकिन इसमें क्या होता है? इस विभाजन में एकमात्र कोशिका 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है। इस विभाजन में एकमात्र कोशिकाओं से 4 संतति बनते हैं। जैसे आपके 2n है और 2n से n जो आपके शुक्राणु बनते हैं, ऐसे ही तो बनते हैं। ठीक, ऐसे ही तो बनते हैं 4। तो आपके अर्धसूत्री विभाजन से 4 आगुणित कोशिकाएं बनते हैं। उसके बाद संतति कोशिका में मृत कोशिका से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। यानी आनुवंशिक विभिन्नता किसके कारण होती है? अर्धसूत्री विभाजन के कारण होती है। आगे बढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन
इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है। इनमें क्या हुआ, इनमें जैसे चलता है सो चलता है, इसमें कोई हेरफेर नहीं होती है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के बीच अनुवांशिक पदार्थों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, लेन देन इनमें बरकरार रहता है। दूसरा, इस विभाजन में कम समय लगता है, इस विभाजन में अधिक समय लगता है, क्योंकि ये जैसे हैं वैसे बना देंगे, लेकिन इस बेचारे को टाइम लगता है, ये अपने से आधा करेंगे। चलिए इसे कुछ रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, करके जाइएगा। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इसमें किसकी आवश्यकता ज्यादा होती है? तो क्या ऑक्सीजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए या हाइड्रोजन चाहिए? सोच के बताइए। तो इसमें किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। ठीक, तो देख लीजिए, तो ये आंसर्स भी दिए हैं। तो मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन है, क्योंकि ग्लूकोज टूटता है, तो ग्लूकोज अगर टूट रहा है तो इसमें ऊर्जा की जरूरत होगी, और ऊर्जा हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? तो ऊर्जा मुद्रा आपकी क्या है? पायरुवेट है, एडीपी है, एटीपी है या ग्लूकोज है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद है ना आपको? तो आपके सही आंसर्स क्या होंगे? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा मुद्रा होती है। ऊर्जा मुद्रा जब पूछी जाएगी क्या है, तो आप बताओगे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एक जटिल कार्बनिक रसायन होता है, योनिया जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, जो एक जीवित कोशिका में कई प्रकार की अलग अलग प्रक्रिया के चलने के लिए ऊर्जा आदि प्रदान करने का कार्य करता है, जैसे कि आवेग प्रसार, मांसपेशियों का संकुचन, रासायनिक संश्लेषण, ये सारी क्रियाएं ऊर्जा के थ्रू ही होती है, और ये क्या काम करती है? एटीपी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन है किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में देखा जाता है? बहुत अच्छे से समझाए हुए, गलत आंसर किसी का नहीं होना चाहिए, बताओ। तो केंद्रक, ये तो आपका था नहीं, ये कंट्रोल करने का काम करता है कोशिका को। सेंट्रोसोम था नहीं, और माइटोकॉन्ड्रिया ये तो ऊर्जा देने का काम करता था, एटीपी निर्माण का होता था। लाइसोसोम पाचित करता था। मस्त, इसके पास क्या थे? एंजाइम थे, और इन्हीं एंजाइमों के सहायता से बैक्टीरिया वगैरह टूटे फूटे, जितने टूटे फूटे आपके कोशिकाएं थे उनको सबको पाचित करने का काम कौन करता था? लाइसोसोम। और ज्यादा दिक्कत होता तो खुद ही फट जाता था और सारी कोशिकाओं को पाचित कर देता था। यानी आपके कौन होंगे? लाइसोसोम होंगे। लाइसोसोम कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम का पीएच कितना होता है? 4.5 अम्लीय होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहां पर होती है? तो कहां होती है? ये होती है कोशिका द्रव्य में। कहां होती है? कोशिका द्रव्य में। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ये होगा दूसरा आपका है, ये उसका आंसर है कि कोशिका में 6 कार्बन अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ होता है, जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के कहां पाया जाता है? बीच में पाया जाता है। यही है भैया आपका जेली जैसा संरचना। ओके, कोशिका के अन्य अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, राइबोसोम से तो बता ही दी हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की उप इकाई मतलब एक इकाई है और दूसरी इकाई है, संरचना क्या होती है? 50s और 40s, 50s और 30s, या आपकी होती है 60s और 40s, या आपकी होती है 0s और 30s। तो इसके सही आंसर होंगे आपके ये सी, 50s और 30s। मैं बता दी थी, आपका ऊपर वाला नीचे वाला मिलाकर कितना होता है आपका? 70s।
प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं, जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर के आकार की होती है। ये दो इकाइयों 50 और 30 एस से मिलकर बनी होती है, जो आपस में मिलकर 70 एस का क्या कर देती हैं, निर्माण कर देती हैं, राइबोसोम्स बनाती हैं। और राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन का निर्माण। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राक केंद्र की कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है और दिए गए विकल्पों से गलत विकल्प चयन कीजिएगा। क्वेश्चंस करते समय ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका गलत या सही, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ध्यान देते नहीं और उसमें सही की खोज में क्वेश्चंस गलत कराते हैं। तो आप पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, तो ये देखना कि उसमें पाई क्या मतलब बोला क्या है, इसमें गलत खोजने को दौड़ के खोज लो। झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी, पकड़ गया भाई पहले ही, गया काम से। अत्यधिक छोटा आकार, ये भी सही है। एकल गुणसूत्र, ये भी सही। इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्र कार्ड कहलाता है, ये भी। यानी झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी, क्या इसमें आपके कोशिकांग पाए जाते थे? इसमें तो केवल कोशिका द्रव पाई जाती थी, एक पाया जाता था, मतलब एक नहीं, केवल एक अंग पाया जाता था जिसे हम राइबोसोम्स बोलते थे, राइबोसोम्स। और जेनेटिक मटेरियल पाया जाता था, ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती थी, इतने ही सारी चीजें पाई जाती थी। और इसमें कहाँ बोल दिया कोशिकांग, कोशिकांग तो पाए ही नहीं जाते हैं भाई। चलिए इसके आंसर्स को देख लेते हैं। यानी इसका सही आंसर से आपका मैं बता दूं, ये होगा भाई, यही इसका आंसर क्या है, यही, क्योंकि यही गलत है, बाकी सब सही थे, यही गलत था तो यही है। आप देख लेते हैं। प्राक केंद्र की कोशिका की प्रमुख विशेषताएं ये है कि अत्यधिक छोटे आकार की एकल गुणसूत्री होती है। इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्र का भी पढ़ते रहना। 7वां, जब एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसमें आपकी कितनी मिलती है? तो इसमें आपकी 30.5 के मोल होता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। आओ पढ़ लेते हैं इसके पूरे आंसर्स को थोड़ा सा डिटेल में। तो संश्लेषित और एटीपी का उपयोग कोशिका के अन्य सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इन प्रक्रिया में एटीपी टूट जाता है, जो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है, जो कोशिका में होने वाली ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को चला सकता है। इस प्रकार जब पानी का उपयोग करके एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को तोड़ा जाता है तब कितनी की जरूरत होती है? 30.5 के मोल के बराबर ऊर्जा क्या होती है? निकलती है। चलिए आगे देखते हैं। 8वां, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? गाल्जी काय। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें आपका आंसर गलत है, अमृतमान क्या है? अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो ऐसा आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका, गाल्जी का है, राइबोसोम से माइटोकॉन्ड्रिया। तो भाई गाल्जी का तो पैकेजिंग का काम करता है, राइबोसोम से प्रोटीन बनवाता था, माइटोकॉन्ड्रिया की ऊर्जा देता था, अंतःप्रद्रव्य जालिका। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका सुकेंद्र की कोशिका यानी यूकेरियोटिक में क्या होती है? स्थित एक झिल्लीदार कोशिकाओं है। इनका प्रमुख कार्य विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को क्या करना? खत्म करना। अंतःप्रद्रव्य जालिका की रचना प्लाज्मा झिल्ली के समान ही होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? भाई निम्न में से किस प्राणी के अंतर्गत प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती? प्लाज्मा कोशिकाएं, सेल की उपकला, मास्ट कोशिकाएं या घनाभ में चपटी कोशिकाएं होती हैं। तो आपकी क्या होंगी? सेल की उपकला। चलिए पढ़ लेते हैं। तो सेल की उपकला उत्तक एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनी होती हैं, जिनके किनारे अनियमित होती हैं या उत्तक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े के वायु कोश में पाया जाता है। वायु कोश क्या है? एल्वुलाई, जो कहाँ होता है? फेफड़ों के अंदर होता है।
यहीं से क्या होता है, ऑक्सीजन आता और जाता है, इन्हीं से आदान प्रदान होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सही नहीं, गलत। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। चलिए आंसर्स को देख लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो दिए गए कथनों में कथन 4 आपका क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसमें क्या होता है, ग्लूकोज टूट के एटीपी बनवाते हैं, तो इसमें एसिटिक अम्ल कभी पढ़े हो? नहीं पढ़े हो, तो इसमें आपका क्या है, एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता है, बल्कि पायरुवेट का विघटन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है, पावर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुकियों की आके कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? कशेरुकी, अकशेरुकी। कशेरुकी आपकी जिनके पीछे रीढ़ की हड्डी पाई जाए उन्हें क्या बोलते हैं, कशेरुकी या क्या बोलते हैं, कॉर्डेटा। और जिनके पास रीढ़ की हड्डी ना पाई जाए उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेटा। ठीक, तो क्या काम करता है, एसीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। औषधियों और विषयों का निर्माण, का निराविषीकरण, लिपिड का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, जटिल शर्कराओं का संश्लेषण। तो क्या होगा आंसर, ए होगा। इसको पढ़ लेना। कशेरुकी प्राणियों में यकृत कोशिकाओं में एसीईआर नामक पदार्थ स्रावित होता है तथा एक चिकनी झिल्ली नुमा परत पाई जाती है, और जिसका मुख्य कार्य औषधियों और विषयों का क्या करवाता है, निराविषीकरण, निर्मुक्त करवाने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? लाल रक्त कणिका ना, प्लाज्मा झिल्ली नहीं, श्वेत नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। आप लोग के लिए अभी मैं होमवर्क दूंगी, वो बताना। ये सभी रासायनिक क्रियाओं करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी ऊर्जा प्रदान करता है, और इसे पावर हाउस यानी बिजली घर कहते हैं। इसकी खोज 1897 में अल्बर्ट वॉन कोलेकर ने ही की थी। ठीक, एक क्वेश्चन से कोशिका सिद्धांत किसने दी, जो मैं पढ़ा रखी हूँ। क्वेश्चंस लिखते रहो, यह है आपका होमवर्क। होमवर्क ले लो, होमवर्क। और होमवर्क करके कमेंट में बताइएगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया। और कब, और कब, जरूर लिखना। पहला। दूसरा क्वेश्चन आपका साइटोलॉजी के जनक, साइटोलॉजी के जनक कौन है? ठीक। तीसरा, अत्यंत शुभ माना जाता है। तीसरा आपका है पूर्ववर्ती कोशिका से नववर्ती कोशिका का निर्माण होता है। यह कथन किसने दिया? सबके आंसर चाहिए मुझे, और कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में। ये रहा आपका होमवर्क, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कहीं भी डाउट अगर है तो उसे जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।